वक्फ बिल जो अभी अमेंडमेंट बिल आया था वो लोकसभा में पास हो गया, अब ये जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में भी एक्चुअली मेजोरिटी तो दोनों साइड ही नहीं थी बीजेपी की सिंगल हैंडेड। एक अलायंस की गवर्नमेंट थी दोनों साइड और मतलब अलायंस से बन के मेजोरिटी बन रही थी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की बैसाखी पे गवर्नमेंट ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं मानता ऐसे लेकिन बैसाखी पे, लेकिन है लोग बोलते हैं ये चीज कि राज्यसभा में ही कौन सी सिंगल हैंडेड मेजोरिटी है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देन जैसे बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, बहुत अच्छा काम। ये बिल अब पास हुआ, सेक्शन 40 जो वक्फ एक्ट है वो खत्म हुआ। इसके बाद क्या और इसका फायदा क्या, इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमशंकर जी। प्रेमशंकर सिंह एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं और इनका एक जो क्या बोलते हैं एनालिसिस है बड़ा सटीक होता है। प्रेमशंकर जी कई चैनल्स में मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। प्रेमशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज, क्या हम एक्सपेक्ट करें अब ये बिल पास हुआ अगर राज्यसभा से पास होता है? क्या क्या एक्सपेक्ट अगर करें? ये राज्यसभा से पास, अगर क्या एक्सपेक्ट कर, अगर ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है, राज्यसभा से पास हो ही जाएगा, हाँ, फिर उम्मीद क्या की जाए? उम्मीद ये की जाए कि सबसे पहले तो पारदर्शिता आपके सामने, ट्रांसपेरेंसी की जो बात सरकार कह रही है वो बहुत जरूरी था। पहले क्या हो रहा था वक्त में, अभी तक जो हो रहा है वो किसी को कुछ पता नहीं। वहाँ इतना भ्रष्टाचार है, उतना धांधलेबाजी है कि जिसका हिसाब नहीं। कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा जमीन है, किससे लिया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलूं। वक्त की जो जमीन थी या वक्त को मैनेज करने के लिए ही बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब भी तो आप जो दर्शक हैं एक लाइन में उनको बताता चलूं। वक्फ का मतलब ये होता है कि जो आदमी खुद से अल्लाह के नाम पर वो कुछ दान कर दे, वो दान अचल और चल दोनों संपत्ति हो सकते हैं। जब वो बहुत हो गया, पैमाना जब इसका बड़ा होने लगा, दायरा बढ़ने लगा, तो महसूस किया गया कि इसको मैनेज करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ। अब वो वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि जमीन तो बढ़ती गई, संपत्ति भी बढ़ती गई, तो वैसे ही धांधलेबाजी बढ़ती गई और भ्रष्टाचार भी करते गए और कुछ लोगों का कब्जा हो गया इस पर। लेकिन क्योंकि अभी तक जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके पहले तक कांग्रेस या तमाम जो दूसरी पार्टियां थी जो कि तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं और मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह देखा उन्होंने, तो उसको खुश रखने के लिए समाज का क्या हो रहा है, सोसाइटी का क्या हो रहा है, मुसलमानों का क्या हो रहा है, खासकर गरीब मुसलमानों का क्या हो रहा है, महिलाओं का क्या हो रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं गई और तुष्टिकरण के नाते उन लोगों को फलने फूलने दिया। और अब वो जो कहते हैं ना कि अब वो बम का गोला बन गया है। जब बम का गोला बन गया तो बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी, क्योंकि सरकार आने के पहले भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की इसको इधर से उधर करने के लिए और वो मुस्लिमों का साथ लेने के लिए। जो भी नॉन बीजेपी पार्टियां हैं जो एनडीए में नहीं है, खासकर उस तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो कि मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। चाहे वो आरजेडी ले लीजिए, चाहे वो आप समाजवादी पार्टी लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, वो 20% के चक्कर में कई पार्टियां हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए, इधर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ले लीजिए, तो ये 20% जो देश की जनता है, उस 20% के लिए मारामारी बहुत है। तो ये सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इनको रोकने के लिए, और मुसलमान जो सही काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था, तो जब ये बिल पास हो जाएगा रोहित जी, तो ये एक चेक लगेगा, क्योंकि चेक लगने के लिए जो संशोधन है वो 4-5 जो बड़ी बातें हैं मैं वो बता देता हूँ क्या क्या होने जा रहा है। उसमें यह है कि वक्त तो अपना काम करेगा ही, लेकिन उसमें कुछ मेंबर्स ये ऐसे ऐड करने जा रहे हैं जो इन पर नजर रखेंगे। जैसे ये 2 महिलाओं को दे रहे हैं, 2 महिला अब इसमें रहेंगी, 2 नॉन हिंदू रहेंगे, कुछ जजेस की भी रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे। कुछ पावर जो जिला में है वो कलेक्ट्रेट के अधीन रहेगा, जो कलेक्टर होगा वो देखेगा। ये वही कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो जाएगा, सरकार हावी हो जाएगी, तो ये गलत है। विरोध करने वाले लोग यही दलील दे रहे हैं कि ये लोग काम करने नहीं देंगे वक्फ को, इस पर बहुत चेक एंड बैलेंस होगा, इससे इनको परेशानी है।
इनसे परेशानी नहीं है कि जो चीज़ ये करेंगे कम से कम उस लिहाज से चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। और जो करप्शन की बात हो रही है, करप्शन नहीं होगा, कई जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, कई जगह सर्वेक्षण होना था, वो सर्वेक्षण नहीं हो पाया, यूपी में नहीं हो पाया, गुजरात में नहीं हो पाया, उत्तराखंड का भी वही हाल है और जहाँ हुआ भी है वहाँ ठीक से नहीं हुआ। यानी कि वक़्त में काम करने वाला कोई है ही नहीं वक्फ बोर्ड में। सिर्फ़ जो माल आ रहा है, माल आने दो और माल भी सही नहीं आ रहा है। सरकार का ये कहना है जो कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं हमारे, किरण रिजिजू जी, जिन्होंने पेश किया बिल को, जिनके संशोधन पर ये सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि 115 या 120 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं, जबकि संपत्ति लाखों हजार करोड़ में है, ज़मीन लाख हज़ारों एकड़ में है, लाखों एकड़ में है, माफ़ कीजिएगा। उसके बावजूद भी जहाँ से 12,000 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं और उसका काम वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, वो काम नहीं हो रहा। तो कि काम क्या हो रहा है वहाँ पर? निजी फ़ायदा, सिर्फ़ अपना फ़ायदा, जो वहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं वो। क्योंकि सारा जो पावर है वो स्टेट के पास है। जो राज्य बोर्ड है इनका वक़्फ़ का, उनके पास पावर है और ये 3 स्टेजेज़ में काम होते हैं। आप नीचे से चलिए, राज्य हो गया इनका वक़्फ़ बोर्ड का हो गया, दूसरा जो इनका उसको क्या कहते हैं, जो कानूनी रूप से उनका देखते हैं ट्रिब्यूनल जी, ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल और राज्य बोर्ड जो है इनका, वो ये काम करते हैं। सरकार जो है, जो काउंसिल के तौर पे काम करती है, वो केवल सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के अलावा कोई इनके पास पावर है नहीं। तो इसलिए सरकार ने इस संशोधन में ये भी रखा है कि अब आप किसी भी ज़मीन को आप ये नहीं कह सकते वक़्फ़ की ज़मीन है। अब उसको सरकार देखेगी, जाँच करेगी, परखेगी और अगर सरकार का आदेश हो गया, तो वो फिर सरकारी ज़मीन होगी। वक़्फ़ सिर्फ़ दावा करके, बिल्कुल। क्योंकि वक़्त पर ये हो रहा था ना कि ये दावा किसी पे दावा करते हैं और वो ज़मीन हथिया लेते थे। अच्छा, हुँ, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, इसका भी ज़िक्र आज किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में किया कि बार-बार जो होती है बात कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो रेलवे के पास है, फिर आदमी के पास है, फिर ये वक्फ बोर्ड के पास है। बोले कि नहीं, जो उनके पास, आर्मी के पास जो ज़मीन है और जो रेलवे के पास ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, वो निजी संपत्ति नहीं है। वक्फ की जो संपत्ति है, वो निजी है। तो इस लिहाज से उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और जिस लिहाज से ज़मीन है, प्रॉपर्टी है उनके पास, उसका उस तरीके से देख-रेख नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। वहाँ बहुत जालसाज़ी है, वहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। इसलिए ज़रूरत आन पड़ी है कि एक ऐसा संशोधन हो कि उसमें ये सब चेक एंड बैलेंस हो सके और उस पर फिर काम कर सकें। तो ये कई चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाएँगी और इनको डर हो जाएगा कि नहीं हमारे ऊपर भी है, क्योंकि अब हाई कोर्ट और ऊपर के कोर्ट में भी सुनवाई होगी। पहले कई मामले ट्रिब्यूनल में ही खत्म हो जाते थे या नहीं होते थे या उसके चक्कर काटने पड़ते थे। लोग ऊपर जा नहीं पाते थे, लोग परेशान हैं। वही मुसलमान फैमिलीज़ परेशान हैं, लोग परेशान हैं। 40,000 एक आंकड़ा है कि 40,000 मामले लंबित हैं। तो मामले वहाँ बहुत लंबित हो जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो वो किस हालत में कौन दिलाएगा न्याय? उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और ये जो कुछ हो रहा है मुसलमानों की भलाई के लिए हो रहा है, गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। इसमें कोई सबका साथ सबका विकास अगर सरकार कहती है तो ऐसे ही नहीं कहती है रोज़ जी। ये हुँ, उसी सिलसिले को ये आगे बढ़ा रहे हैं, उसी में एक ये कदम है। लेकिन विरोधी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको पता है कि मुस्लिम वोट हमें ही मिलना है, हमें ही मिलता है, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के साथ हम खड़े हो जाएँगे तो ये कहा जाएगा कि हम उसके रहनुमा हैं। इसलिए आरजेडी ने रिस्क नहीं लिया और वो समाजवादी पार्टी ने रिस्क नहीं लिया, बाकी तो ओवैसी की अपनी राजनीति है। अब क्या है हुँ, कि जेडीयू को धमकाया जा रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है। तो चिराग पासवान, एलजेपी, रामविलास वाला और इधर जेडीयू, इनको कहा जाता है कम से कम आप तो इस तरह से फैसला न लें, आप तो मुसलमानों के खिलाफ ना जाएँ, मुसलमानों का वोट आपको जाता है। लेकिन ये बरगला किसको रहे हो भाई? वहाँ माई समीकरण काम करता है बिहार में, वो है आरजेडी के पास। वो मुस्लिम हुँ, और यादव वोट ज़्यादातर वहीं पर है। हाँ, ओबीसी का जो वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहता है। मुझे लगता है जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, तब तक ओबीसी वोट बैंक उनके
साथ रहेगा वो 50% के करीब है, सब मिला जुला कर। तो मुसलमानों का जो वोट मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा सब मिला के है, मतलब अकेले ओबीसी है 50, बाकी तो पिछड़ा अति पिछड़ा अलग से है। ये ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मुस्लिम वोट का है, मिलता था नीतीश कुमार को एक समय तक, लेकिन अभी भी मिलता है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वो कैंडिडेट पर निर्भर करता है, क्योंकि जेडीयू अभी भी कई जगह पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, तो वो उसका व्यक्तिगत वो है कि अपने हिसाब से उसको वहाँ पर बिहार में वोट ले आए और चुनाव जीत सकता है, जो मुस्लिम कैंडिडेट है। लेकिन बीजेपी को तो वोट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। हाँ, ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और मुस्लिमों का भी किस तरीके से उद्धार कर रही है ये सरकार हुई। आप बाकी छोड़ दीजिए, तो कॉमन चीज़ है 370 और कश्मीर, ये सब जो राशन बांटने की बात हो रही जो सबके लिए है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। वैसे तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन ट्रिपल तलाक पर जो सरकार ने फैसला लिया था मुस्लिम महिलाओं के लिए, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा एग्जाम्पल है कि बीजेपी पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो मुसलमानों को दिक्कत ये हो रही है कि हमारे निजी जो हमने कानून बना रखे थे, अपने घर के कानून जो बना रखे थे, उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, हमारे घर में झांकने की कोशिश कर रही है। कैसे? तो आपने ट्रिपल तलाक में ये बोल रहे थे कि महिलाओं के मामले में आप मत बोलिए, हम तय करेंगे, हमारा परिवार तय करेगा कि ट्रिपल तलाक कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, हम उसके साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ, उनको न्याय दिलाने का काम किया। फिर वक्फ में भी कह रहे हैं कि वक्फ ये मुस्लिमों का मामला है, आप क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? आप क्यों गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाने पर तुले हैं? अब उसमें भी सरकार की एक दलील है। सरकार ये कह रही है कि हमारा कतई मकसद नहीं है कि आपके जो निर्णय हैं वक़्फ़ में, वो निर्णय को प्रभावित करेंगे। हम 2 ऐसे लोग देंगे या देंगे आपको सफिशिएंट होंगे सँभालने के लिए। मतलब कि वो टेक्निकल सपोर्ट जो कहते हैं ना जिसको, कि भाई उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपको सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कि इसको इस तरीके से एक कॉम्पिटेंट आदमी देंगे आपको, जो कि वक़्त को चलाने में आपको मदद कर सके। बाकी जो आपको फैसला लेना है कि कौन-सा आपको वक़्त के ज़रिए दान पुण्य का काम लेना है या संपत्ति लेनी है, ज़मीन लेनी है, नहीं लेनी है, कैसे लेनी है, क्या करनी है, ये सब आप लोग कीजिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक और बड़ी बात मैं बता दूँ, एक और बड़ी बात ये है कि सरकार ने ये भी साफ किया है, क्योंकि मुसलमानों को ये कह के डराया जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत भर है, ये फिर यहाँ से एंट्री मारेंगे और एंट्री मारने के बाद ये हमारे धर्म में भी घुसने की कोशिश करेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ का, ये सिर्फ ज़मीन के लिए है, ये सिर्फ संपत्ति के लिए है, और इसका ठीक से अनुपालन हो, इसका ठीक से देख-रेख हो, कोई अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, और जो इसका जो वर्किंग कल्चर है, वो सुधार हो उसमें, वो ठीक से काम करे, और जो इससे फ़ायदा हो, मैक्सिमम फ़ायदा हम जो उठा सकें, वो उठाएँ, और मुसलमान गरीब जो हैं, उनके उत्थान विकास के लिए करें, चाहे वो स्कूल बनवाएँ आप, अस्पताल बनाएँ, या कोई आप अपनी योजना बना सकते हैं, जो सोसाइटी को आगे लेकर जाएँ और मुस्लिम समाज का उद्धार हो इसमें। तो कहीं बीजेपी और हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है। तो ये कुल मिलाकर है, और जो इसका विरोध कर रहा है, शुद्ध रूप से राजनीति है। शुद्ध रूप से राजनीति है। थैंक्स अ लॉट प्रवीण शंकर जी फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि क्या है वक्फ बिल, और हम आगे भी बात करते रहेंगे आपसे अलग-अलग टॉपिक पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।